जितने भी बैटल्स हुए इस्लामिक इन्वेडर्स के अगेंस्ट, चाहे मैं बात करूं बैटल ऑफ पानीपत की, बैटल ऑफ करनाल की, बैटल ऑफ तिरेन की, तो सारे हुए प्रेजेंट डे हरियाणा में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हालांकि इन स्टेट्स में हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा इस्लामिक इन्वेजन हुआ, बट सबसे कम इस्लामिक कन्वर्जन भी इन स्टेट्स में हुआ। तो मतलब यहाँ के लोग लड़के मर गए मुगलों के अगेंस्ट, बट कन्वर्ट नहीं हुए। तो इसलिए लड़ाई करने का, लड़ने का, स्पेशली अपने देश के लिए हरियाणा के लोगों का बहुत पुराना इतिहास है, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणवी इसकी जीन्स में बस चुका है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलती जिसने भारत की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। ये बात है साल 1191 की, जब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था। भारत को तब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस पर गौरी कब्जा करना चाहता था। गौरी आए दिन पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल लेने का संदेश भेजता था, लेकिन कभी न सर झुकाने वाले राजपूत कहां किसी के डर से अपना धर्म त्यागने वाले थे, जिसकी वजह से पहला तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए गौरी ने पृथ्वीराज से अपनी जान की भीख मांगी थी। और क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए निहत्थे गौरी को उन्होंने जान की भीख दे भी दी, जो आने वाले सालों में भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जंग के बाद गौरी को एक चिश्ती ने सुझाव दिया था कि हिंदू राजाओं को हराना है तो सीधी जंग नहीं, बल्कि कोई षड्यंत्र करो, और मौका खुद गौरी के सामने चल कर आया, जब पृथ्वीराज से गुस्साए हुए राजा जयचंद ने गौरी से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से दूसरा बैटल ऑफ तराइन, जिसमें गौरी की जीत हुई और भारत में इस्लामिक हुकूमत की शुरुआत। Samyogita, otherwise called as Samyukta. Samyogita was one of the heroic Rajput women whose courage and devotion to husband and family has become so famous. She was the daughter of Jayachandra, a ruler of Kanauj. She married Prithviraj, whom she chose at Swayamvara. But her happy married life came to an end when Maizuddin Muhammad of Ghor marched against Prithviraj for the second time near Taneshwar. Prithviraj fought valiantly but was overcame and killed. True to a vow, his devoted spouse sacrificed her life by mounting on his funeral pyre. Thank you for watching. 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान के एक गरीब घराने में एक बहादुर की पैदाइश हुई। इस घराने का ताल्लुक तुर्क गुलाम कबीले से था, जिसका नाम ऐबक था, और उसे ईरान के एक शहर नीशापुर में लगने वाली गुलामों की मंडी में लाया गया। वहां उसे मशहूर मुसलमान बुजुर्ग अबू हनीफा की औलाद में से एक मशहूर व्यापारी और काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने खरीद लिया। व्यापारी ने बच्चे से नाम पूछा तो बच्चे ने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि जनाब, मैंने नाम बताया तो ये मेरे नाम की तौहीन होगी। मैं एक गुलाम हूं, इसलिए आप जिस नाम से मुझे पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ये सुनकर व्यापारी को हैरत हुई, मगर उसे यह बात पसंद भी आई कि बच्चे में आत्मसम्मान का एहसास जिंदा है। व्यापारी ने इस बच्चे की तरबियत और परवरिश का जिम्मा उठा लिया और उस पर खूब तवज्जो दी। बच्चा शुरू से ही बहादुर था और जंगी महारत हासिल करने का शौक रखता था। बहुत ही कम अरसे में उसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में ऐसी महारत हासिल कर ली कि खुद व्यापारी हैरान रह गया। गजनी का शहंशाह सुल्तान शहाबुद्दीन घोरी एक दिन घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। व्यापारी इस गुलाम को लेकर सुल्तान के पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस गुलाम का घुड़सवारी में कोई भी सानी नहीं है। सुल्तान मुस्कुराए और लड़के से पूछा कि तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो। उस पर लड़के ने निहायत अदब के साथ जवाब दिया कि हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाना महारत नहीं है, उसे अपना ताबेदार बनाना असल महारत है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसके हवाले किया और कहा कि तुम उसे अपना फरमानबरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठ गया और घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ा कर ले गया। फिर वो वापस पलट कर आया तो लोग यह देखकर हैरान रह गए।
कि घोड़ा वापसी पर भी अपने पैरों के निशान पर चलता हुआ आ रहा है। सुल्तान इस लड़के की महारत देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि जो जानवरों को अपना ताबेदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को अपना फरमान बरदार बनाना क्या मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए सुल्तान ने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया और उसे अपने खास लड़कों में शामिल कर लिया। इस लड़के की जहानत और मेहरबान तबीयत ने सुल्तान की तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया था। एक दिन सुल्तान ने अपने गुलामों में तोहफे तकसीम किए, मगर इस लड़के ने अपना हिस्सा बूढ़े बुजुर्गों में बांट दिया। इस काम से मुतासिर होकर सुल्तान ने उसे आला पद पर तरक्की दे दी और उसे शाही अस्तबल का इंचार्ज अमीर अखुर के ओहदे पर फाइज कर दिया। इस लड़के ने रफ्ता रफ्ता अपनी सलाहियतों का सिक्का सुल्तान पर बिठाकर उसका खुरब हासिल कर लिया। 1192 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर फतह करके इस लड़के को उनका गवर्नर और सिपाह सालार मुकर्रर किया। अगले साल सुल्तान ने कनौज पर चढ़ाई की। इस सिपाह सालार ने अपनी वफादारी और सिपाहगिरी का ऐसा सबूत दिया कि सुल्तान ने उसको अपना बेटा बना लिया और साथ उसे सफेद हाथी अता किया। इस महान बहादुर का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह वो महान हुक्मरान था जिसने दिल्ली सल्तनत में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। कुतुबुद्दीन का सितारा इकबाल चमकता रहा और उसकी फौजें गुजरात, राजपूताना, गंगा जमुना के दुआबा, बिहार और बंगाल में नुसरत का परचम लहराती हुई दाखिल हुई। जब सुल्तान मोहम्मद घोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी में शहादत हुई, तो ऐबक ने जून 1206 ईस्वी में लाहौर में अपनी ताजपोशी का ऐलान कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की गवर्नरी का जमाना फतूहात में गुजरा था। ताज पर बैठकर उसने अमूर सल्तनत पर तवज्जो दी। उसका ज्यादातर वक्त इस नई इस्लामी सल्तनत में अमन और अमान को कायम करने में गुजरा। आलिमों का कद्रदान था। अपनी ईमानदारी और हमदिली की वजह से इतिहास में लख बख्श के नाम से मशहूर हैं। सन 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मौत हुई। उनका मकबरा आज भी पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है।
13वीं सदी की बात है, जब इल्तुतमिश दिल्ली के तख्त पर बैठा था। उस वक्त उसकी सरहद से लगे ख्वारज़म में कोहराम मचा था। जलालुद्दीन कहां गया? उसे पकड़ो। मुझे चंगेज खान से बदला लेने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। खान, जलालुद्दीन दिल्ली भाग गया है। बकरी लाओ। हमें देखना होगा कि आत्माएं हिंदुस्तान के बारे में क्या कहती हैं। आत्माएं इनकार कर रही हैं। इल्तुतमिश को लिखो, अगर उसने जलालुद्दीन की मदद की तो मैं हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दूंगा। हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको यहां से जाना होगा। तुम गलत कर रहे हो इल्तुतमिश। चंगेज खान को लिखो, पासखार, हमने जलालुद्दीन को भगा दिया है। सुल्तान, क्या हम चंगेज खान से डरते हैं? कौन डरता है? बस बात यह है कि युद्ध में खर्च अधिक होगा। बहुत अच्छा, इल्तुतमिश से कहो मुझे मंगोलिया जाना है, भारत के रास्ते। मुझे रास्ता दो। सुल्तान, क्या हम चंगेज खान की सेना को भारत में प्रवेश करने देंगे? वो कुछ नहीं करेगा, वो बस यहीं से चला जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। मुझे उम्मीद थी कि तुम दूसरों की तरह मूर्ख नहीं होगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती कायम रहेगी। तलवार नहीं, समझ से जीती गई थी ये जंग। इल्तुतमिश ने सिर्फ दिल्ली नहीं थे, लाखों लोगों की जान बचाई और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू हुई। इतिहास को समझो, क्योंकि भय और बुद्धिमत्ता ने मिलकर भारत को बचाया। Have you ever heard of Razia Sultan, the first and last women ruler of Delhi Sultanate? Like 800 years ago, in a male-dominated society where women are expected to cover themselves behind the curtains, she broke the barriers and rightfully claimed her position. Especially at that time in Islam community, it was not at all an easy one. And do you know this woman, the Sultan, the Queen, was killed just because she fell in love. This is the story of Razia Sultan, the only women ruler of Delhi Sultanate. Razia was the daughter of Iltutmish, the one who finished the construction of Qutub-Minar. Unfortunately, his eldest son Nasruddin Muhammad died few years before Iltutmish. The surviving sons of Sultan were incapable of handling the kingdom. As a Sultan, he was not ready to hand over the power to his incapable sons. So on his deathbed, he made a decision which no one ever had the courage to even think of. He nominated his daughter Razia as the next Sultan, but the noble men of the court were too proud to bow their head before a woman. Even though the Sultan himself nominated Razia, they were not ready to accept his decision. Once Iltutmish died, they raised his eldest surviving son, Rukuddin Firuz, as the next Sultan. This was a very unfortunate choice. Even earlier, he was known as an inefficient governor. He was unfit to the power. He indulged in low taste, neglected the affairs of the state, and squandered away its wealth. And the matters were made even worse by the activities of his mother, Shah Khan, an ambitious woman who seized all the powers while his son was just enjoying with girls. The whole country fell into disorder and the power of central government was lost in many regions. Now the noblemen of the court realized that they made a terrible mistake and imprisoned the queen mother. The Sultan had ran away and taken refuge at a place called Kilokri, where he was also imprisoned and eventually killed in a few days. And now comes the Queen Razia, takes control over the throne of Delhi, and the task before the young queen was not at all an easy one. The Wazir of the kingdom, Muhammad Junaidi, and some other noblemen could not adapt themselves to work under a woman. Even today, most of the men could not accept women in ordering position. Imagine 800 years ago, she was the first one, in fact the only one, who emerged as a supreme power in the Delhi Sultanate. So obviously there was opposition and a lot of conspiracies happened against her. However, Razia had the qualities of a strong leader and exceptional diplomacy. She quickly overpowered her enemies. She had extraordinary talents that even in her father's lifetime, she employed herself in the affairs of the government. As a queen,
She tried to display her virtues, her goodness more prominently than anybody else. She was a great leader, wife, compassionate, educated, the protector of justice and was lovable with her people, a great warrior and was gifted with all the admirable qualities and qualifications needed for a king. When it comes to war, she marched in person against with her enemies. The Islam community is very strict when it comes to religion, but she set aside her female garments and fearlessly gave up the parda. She dressed like a man and conducted the affairs of the government with considerable ability in an open darbar, and her authority was established over the Hindustan and Punjab, and even the governors of distant provinces like the Bengal and Sindh accepted her leadership. But of course it is gonna hate. A person named Nuruddin gathered over 1,000 people with swords and attacked the mosque on a fixed day. But they were efficiently defeated by the royal troops, and that outbreak ended in a failure. However, the queen was not destined to enjoy a peaceful reign. When everything was going well, one thing went wrong. She fell in love, that too with the Abyssinian slave, and she appointed that person, Jalaluddin Yaqub, as the in charge of royal food stable. Their bond got stronger day by day to an extent when she wants to sit on a horse, he would lift her up in front of everybody. The queen, the sultan of the kingdom, who had authority to take any decision, was not allowed to choose her own life partner. The noblemen of the court were so offended by her love affair that they instigated Ikhtiyaruddin Al-Tunya to revolt against the queen. Few sources say that Al-Tunya was a childhood friend of Razia and was secretly in love with her. So the queen marched with a large army to suppress the revolt, but unfortunately she got defeated. Her lover Jalaluddin was killed and she was imprisoned. She was placed under the in charge of Al-Tunya while her brother became the Sultan of Delhi. She tried to escape the critical situation by marrying Al-Tunya, but that also went waste. She did get married and marched towards Delhi with her husband, but on arriving near Kaisal, she was deserted by Al-Tunya's followers and eventually got defeated by her brother. And the very next day, she and husband Al-Tunya both were killed. Thus the life of a queen, the only woman ruler of Delhi Sultanate, ended miserably just in a span of 3.5 years, and Delhi went back to dealing with incompetent rulers for another 20 years. बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई और हकीमों की दवाओं से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे नालंदा के मुख्य आयुर्वेदिक वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन उसने कहा, मैं किसी काफिर से इलाज नहीं करवाऊंगा। हालत और बिगड़ने पर आचार्य राहुल को बुलाया गया, लेकिन खिलजी ने शर्त रखी कि वह हिंदू वैद्य की कोई दवा नहीं लेगा। राहुल जी ने उसे कुरान दी और हर सुबह पढ़ने को कहा। कुरान के पन्नों पर औषधि लगी थी, जिससे दवा उसकी उंगलियों के जरिए मुंह तक पहुंच गई। कुछ दिनों में खिलजी ठीक हो गया। जब उसे इस चाल का पता चला तो गुस्से में उसने 1199 में नालंदा पर हमला किया। हजारों विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। पूरा विश्वविद्यालय और 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें जलकर राख हो गईं। कहा जाता है कि आग 6 महीने तक जलती रही और सारा ज्ञान खत्म हो गया। அப்படின்னா நசீருதீன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னர் தான். நசீருதீன் இல்துமிஷோடைய கடைசி பையன். இவர் ரொம்ப எளிமையாகவும் புக்கு எழுதுறது, புக்கு படிக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள ரொம்ப விருப்பமுடையவராக இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஒருத்தரால் எவ்வளோ நாள் ஆட்சி பண்ண முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள். ஆனால் இதுக்கெல்லாம் மாற்றா நசீருதீன் சுமார் 20 வருஷம் நின்று ஆட்சி செய்கிறாருங்க. தப்பு 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 தப்பு. நசீருதீன் ஆட்சி செஞ்சாருங்கிறத விட நசீருதீன் ஆட்சியில் அமர்த்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆமாங்க, மாப்பிள்ள அவர் தான், ஆனால் அவர் போட்டிருக்கிற சட்டை என்னதுங்கிற மாதிரி நசீருதீன் என்னதான் அரியணையில் அமர்ந்திருந்தாலும் நாட்டை எப்படி ஆளணும், யாருக்கு என்ன செய்யணும் அதையெல்லாம் டிவைஸ் பண்ணது நசீருதீனுடைய மந்திரியும் மாமனாருமான பால்பன். இந்த பால்பன் தான் முகலாய சாம்ராஜ்யத்திலேயே போற்றுதற்குரிய மன்னர்களில் ஒருத்தராக மாறுறாரு. இவர் எங்கே இருந்து வந்தார், எப்படி மந்திரியானார், எப்படி அரசரானார், என்ன மாதிரி ஆட்சி புரிஞ்சார், இதையெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். புக்கு முட்டிக்கு உங்கள் எல்லாத்தையும் அன்போட வரவேற்கிறேன்.
குத்புதீன் ஐபக், இல்துமிஷ் இவங்களெல்லாம் போலவே பால்பனும் ஒரு அடிமையாக தன்னுடைய காலத்தை ஆரம்பித்தவர். இல்துமிஷ் ஒரு சந்தையிலிருந்து பால்பனை ஒரு அடிமையாக வாங்கி தன்னுடைய வீரர்களை ஒருத்தனாக ஏற்றுக்கிறாரு. இப்படி இருந்த பால்பன் ரஷ்யா சுல்தானோடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மந்திரியாக பதவி உயர்வு பெறுறாரு. இவர் யாருக்கு மந்திரியாக இருக்கிறாருன்னா நசீருதீன் கூடிய மந்திரி மன்னருங்கிற உறவை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்க பால்பன் தன்னுடைய மகளையே நசீருதீனுக்கு மனம் முடிச்சு தராரு. இதன் மூலியமா நசீருதீனுக்கும் பால்பனுக்கும் இருக்கிற பந்தம் மிகவும் உறுதியாயிருது. இதனால தானோ என்னவோ நசீருதீன் இறக்குறப்ப பால்பனை சுல்தானாக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்துடுறாரு. நசீருதீன் சொன்ன மாதிரியே அமைச்சர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பால்பனை சுல்தானாக்கி அரியணையில உட்கார வச்சிடறாங்க. பால்பன் மற்ற சுல்தான்கள மாதிரி இல்லாம ஒரு நாட்டை எப்படி ஆட்சி பண்ணுங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாரு. தன்னுடைய 40 ஆண்டு கால ஆட்சியில டெல்லியை தன்னுடைய உள்ளங்கையில வச்சு உன்னிப்பா கவனிச்சு ஒன்னா பார்த்து செஞ்சாரு. குற்றங்களுக்கெல்லாம் அவர் கொடுத்த தண்டனையெல்லாம் வேற லெவலில் இருக்கும். தோலை உரிச்சு எடுத்துருவார். பால்பனுடைய ஆட்சியில் மக்களுக்கு தப்பு பண்ணுங்கிற எண்ணம் கூட வராது. ஏன்னா தண்டனையெல்லாம் அவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும். பால்பன் மக்களெல்லாம் பெரிய ஆள் சின்ன ஆள் ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படி தனித்தனியாக பிரிச்செல்லாம் பார்க்க மாட்டார். தப்பு செஞ்சியா உனக்கு தண்டனை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி தான் உனக்கும் கிடைக்கும். பால்பன் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை கூட இருக்குது. ஒரு சின்ன நகரத்துடைய கவர்னர்னா எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. பயங்கர பணக்காரரு, வேறு லெவலில் பணக்காரரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு நாள் நல்லா தண்ணியை அடிச்சுட்டு ஃபுல் போதையாயிடுறாரு. ஃபுல் போதையாகிட்டு தனக்கு கீழே இருந்த ஒரு எம்ப்ளாயியை சாட்டையாலேயே அடிச்சிடுறாரு. சாட்டையால் அடித்து அந்த எம்ப்ளாயி இறந்தும் போயிடுறாரு. இந்த விஷயம் பால்பனுடைய காதுக்கு போகுது. பால்பன் உடனே அந்த கவர்னரை வர வச்சிடுறாரு. மற்ற அரசர்களாக இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைனு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து தாட்டி விட்டுருவாங்க. ஆனால் பால்பன், நீ எப்படி அவனை சாட்டையில் அடித்து கொன்னையோ அதே மாதிரி உனக்கு இப்போ சாட்டையில் அடி விழுக போகுதுன்னு சாட்டையாலே அடித்து கவர்னரும் இறந்துடுறாரு. பால்பன் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா, இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்களாம் தப்பு பண்ணுற விஷயம் தனக்கு வந்து சேர்றதில்லை, இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க தப்பு பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னே ஒரு ஆளை நியமிச்சிருந்தார். அந்த ஆள் என்ன பண்ணார், இந்த கவர்னர்கிட்ட காசை வாங்கிட்டு பால்பன்கிட்ட நியூஸை சொல்லாம விட்டாரு. இதுவும் பால்பனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எடரா கத்தியா போடுறா தலையன்ட்டு தலை துண்டா உடம்பு துண்டா வெட்டி கழுவில் ஏற்றிட்டாரு அந்த ஆலயம். இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தங்காட்டி தான் பால்பனால் 40 வருஷம் டெல்லியை கட்டி காப்பாற்ற முடிஞ்சது. பால்பன் 1265 1287 தான் சாகர வரைக்கும் ஆட்சி பண்ணுறாரு. என்னடா 20 வருஷம் தான் கணக்கில் வருது, இன்னொரு 20 வருஷம் எங்கடான்னா, பால்பன் அரசராக 20 வருஷம், அமைச்சராக 20 வருஷம். நசீருதீன் அரசராக இருந்தாலும் அமைச்சராக இருந்து ஆட்சி பண்ணது பால்பன் தான். அதனால அந்த கணக்குப்படி 40 வருஷம். பால்பன் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டோ அதே அளவுக்கு அறிஞர்களிடத்துலையுமே நியாயமானவர்களிடத்துலையுமே ரொம்ப மரியாதை மிக்கவராக இருந்திருக்காரு. மற்ற அரசர்கள் மாதிரி மதுவிற்கோ மாதுவிற்கோ பால்பன் அடிமையாக இருந்ததே கிடையாது. இன்னும் சொல்ல போனால் பால்பன் அரியணையில் அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மதுவை தொட்டதே கிடையாது. பால்பனோட ஆட்சியில் டெல்லி கம்பீரத்தோட உச்சியில் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆரம்பம்னு ஒன்று இருந்தால் முடிவுன்னு ஒன்று இருக்கும், உதயம்னு ஒன்று இருந்தால் அஸ்தமனம்னு ஒன்று இருக்கும். சரி இப்போ நீங்கள் என்னத்தை தான் சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பால்பன் நல்லா ஆட்சி பண்ணாலும் அவருக்குன்னு ஒரு முடிவு காலமும் உண்டு. அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கிபி 1279. இது பால்பனோட ஆட்சிக்கு வர்ற முதல் ஆபத்து. அப்படி என்னப்பா ஆபத்து அப்படின்னா, செங்கிஸ்கானுடைய ஒரு பகுதியான மங்கோலிய படை இந்தியாவுக்குள்ளே ஊடுருவிடுது. இது டெல்லி நோக்கி இப்போ நகர ஆரம்பிக்குது. இந்த நியூஸ் பால்பனுக்கு வந்துருச்சு. பால்பன் உடனே என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய மூத்த மகன் முகமது, அவர் மேலே பால்பனுக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. அவருக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நீ போய் ஜெயிச்சுடுவான்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்பி விடுறாரு. முகமது போராட்டமாக போராடி இந்த போரில் ஜெயிச்சிடுறாரு. ஜெயிச்சிட்டாரா? ஜெயிச்சதில் என்னையா ஆபத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜெயிச்சது ஆபத்து இல்லை. முகமதுவை தன்னுடைய அரசியல் வாரிசாக பால்பன் இங்கே முடிவு பண்ணிடுறாரு. முகமது இவன் என்னுடைய மகன், இவன் என்னை மாதிரியே தந்திரசாலி திறமைசாலின்னு பால்பன் முடிவு பண்ணி மனசில் பதிய வச்சிட்டாரு. ஓகேவா? அடுத்து ஆபத்து நம்பர் 2. பங்களாதேஷில் துஹ்ரில் கான் அப்படிங்கிறவர் பால்பனை எதிர்த்து தன்னுடைய நாட்டை சுதந்திர நாடாக அறிவித்து போர்க்கொடி தூக்குறாரு. இது பால்பனுக்கு செம்ம கடுப்பாயிருது. பால்பன் ஒரு படைப்பிரிவை அனுப்பி அவனை தோக்கடிச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு. அந்த படைப்பிரிவு துஹ்ரில் கான் கிட்ட தோற்று போயிடுது. என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தோல்வியை சந்தித்த பால்பனுக்கு கொஞ்சம் மிரண்டுறாரு. திருப்பி இன்னொரு படைப்பிரிவையும் அனுப்புகிறாரு. அந்த படைப்பிரிவும் போய் துஹ்ரில் கான் கிட்ட தோத்துருது. என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய இளைய மகன் புஹ்ரா கான் அவரை படைத்தளபதியாக போட்டுட்டு தானே ஒரு படையை வழி நடத்திட்டு போறாரு. இதுவரைக்கும் கெத்து காட்டிட்டு இருந்த துஹ்ரில் கான் பால்பனே படை நடத்திட்டு வர்றதை தெரிஞ்ச உடனேயுமே துண்டக்கானன் துணியக்கானன் பக்கத்தில் இருந்த காட்டுக்குள்ள ஒன்றில் போய் பூந்துடுறாரு.
பூந்துட்டு தலைமறைவாயிடுறாரு. ஆனால் பால்பன் விடுவாரா? தப்பு செஞ்சால் பால்பன்கிட்ட தப்பிக்கவே முடியாது. காட்டியவே சல்லடை ஓட்டு தேடி துகில்கானை பிடிச்சி தலையை வெட்டி ஆளை காலி பண்ணிடுறாங்க. இப்போது அந்த இடத்துக்கு தன்னுடைய செகண்ட் பையன் புஹ்ரா கானை மன்னராக அறிவிச்சிட்டு கிளம்புறாரு. மன்னராக அறிவிச்சும் புஹ்ரா கான் கிட்ட, தம்பி இங்கே பார்த்துக்கோ, ஒழுக்கு மறுவதையாக நடந்துக்கோ, இல்லைன்னா இந்த துகில் கானுக்கு என்ன ஆச்சோ அதே தான் உனக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வராரு. பொறுப்பு, ஆட்சி, மக்கள் வழி நடத்துறது இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா தன்னுடைய மகன்கிட்டையும் கூட பால்பன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தான் நடந்திருக்காரு. இந்த சம்பவத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு சரி இனியாச்சும் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி நோக்கி பால்பன் திரும்பி வராரு. இப்போ தான் பால்பனையே முடிச்சு கட்டின சம்பவம் நடக்குது. என்ன ஐயா சொல்கிற? யாராச்சும் அம்பூட்டு கொண்டுட்டாங்களா, விச வச்சு கொண்டுட்டாங்களா, இல்லை மர்ம நபர்களால் கொல்லப்பட்டாரா? அதெல்லாம் இல்லைங்க, இவர் டெல்லி பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டாரு. அப்புறம் என்னடா சம்பவம் அப்படின்னா, பால்பன் இங்கே இல்லாத டைமில் 1285 வருஷம் திருப்பியும் மங்கோலிய படை டெல்லி நோக்கி வந்திருக்கு. நம்ம முகமது தான் ஏற்கனவே மங்கோலிய படையை தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு. பால்பனுடைய ட்ரைனிங்கில் சிங்கக்குட்டியில் தலைவர் திருப்பியும் போருக்கு போயிருக்காரு. இந்த முறையும் முகமது படைத்த வெற்றி. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா, மங்கோலிய வீரர்கள் கொஞ்சம் பேர் மறைஞ்சிருந்து திடீர்னு முகமதை தாக்கிடுறாங்க. இந்த தாக்குதலில் முகமது உயிர் போயிடுது. இந்த விஷயம் பால்பனுக்கு வருது. தன்னுடைய வாரிசு அவனே இறந்துட்டான், முடிஞ்சது சோழி அப்படின்னு பால்பன் ஃபுல்லாக உடஞ்சிட்றாரு. அதிலிருந்து அவரால் மீண்டு வரவே முடியல. அதிலிருந்து ஒரு வருஷம் ஒரு தனி ரூம்லேயே சாப்பிடாமல் கொல்லாமல் கடந்து அப்படியே இறந்துடுறாரு. பால்பனோட கதி அதோட முடிஞ்சிருச்சு. பால்பனோட முடிவுக்கு அப்புறம் இதுவரைக்கும் டாப்பில் வந்துட்டு இருந்த அடிமை வம்சம் சரிவை சந்திக்க ஆரம்பிக்குது. இதுக்கப்புறம் வர 1-2 ஆட்சியாளர்கள்கிட்டயே அடிமை வம்சம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருது. அடுத்த எபிசோடில் அடிமை வம்சம் எப்படி बहुत स्वागत है दोस्तों। इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया लेक्चर 7 घियासुद्दीन बलबन। मैंने अब सोचा ऐसा उसने एक क्वालिटीज बहुत फायदा पार्ट 2, लेकिन बहुत मजा आएगा। पार्ट 1 ही होगा इसका दूसरा पार्ट नहीं आएगा। बलबन की जो बायोग्राफी है बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ रहिएगा और शुरू से लेकर बात कर रहे हैं। तो अगर हम घियासुद्दीन बलबन की बात करें दोस्तों, तो 9th सुल्तान है ये मामलूक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। कब जन्म हुआ बिल्कुल नहीं पता। 12 पहले हमने बाकी पूरा देखा नहीं छोड़ेगी, 12 कर लिया था और उसके बाद इसको बेच दिया था। इल्तुतमिश के जब ये संपर्क में आया तो इल्तुतमिश बहुत ज्यादा ही नोबेल्स, इनके पास इतनी ताकत आ गई थी, एक टाइम पे इतनी ताकत आ गई थी कि बलबन को पता था कि इनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। देखिए जो हटा आता है 9th सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान। विद्रोह कर दे रहा है, मेवात के लोग विद्रोह कर रहे हैं, अवध बंगूर गई थी, ठीक है। स्लाइड में देखते हैं, उसने बोला कि मुझे कुछ भी करके चीजों को सही करना है। तो उसने थ्योरी ऑफ किंग, सिर्फ सुल्तान है, सुल्तानी तुम्हारा भगवान है और भगवान रहेगा। किसी ने भी जरा सा भी कुछ भी किया, अपना सर उठाया, मेरे रहे थे उसके तुम्हारा भगवान हूं। बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। 5 चीजें बोली थी यहां पे, ठीक है। मेन प्रिंसिपल हम बात करें, बलबन ने सब रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है। मैं इंसान का ये जो स्पॉट 5 अच्छे से किया है दोस्तों। सजदा कहते हैं ना, सजदा सर झुकाना, ऐसे ही सजदा, सजदा से ही आया वो। बलबन ने बोला था कि अगर मेरे सामने कोई भी है सजदा करे सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? अपने घुटने झुकाओ। जो भूल गया, पिछली बार मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ किंगशिप में आखिरी पॉइंट था कि जो राजा, क्योंकि वो बोलता वो अपना तब भी नहीं दिखाता, तो बहुत ये किसी को फांसी दे दी, किसी की पूरी स्किन छील दी, पूरी दुनिया नोबेल बहुत ही कि आपको जमीन दे दिए जाते थे, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। उसके बाद जो जिनको जमीन दी जाती थी, अगर उनका देहांत चला है और जो सोल्जर्स है वो आते थे, मतलब बंगाल का गवर्नर बनाया था। पहले तो तुगरिल यहाँ पे बलबन का बहुत ज्यादा गुस्सा है, उसने बना दिया था बलबन, ये प्रॉब्लम थी। और फाइनली जिसको रूल करे और मोहम्मद देहांत हो गया, तो ये चीज थी। अब उसके बाद बलबन 1286 में जब इसके बड़े बेटे की डेथ हुई और बलबन ने बुगरा खान को बोला कि तुम बनाए, एक आपको जासूस बलबन ने ढेर होता था तो